प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अली जैदी साहब, वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। बड़ी स्ट्रगल है इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और अब फाइनली वज़ीर और ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी पड़ गई हैं। आपको जैसा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कभी कभी आता हूँ, आजकल बहुत दिनों बाद अब वापस टीवी शुरू किया क्योंकि वो अब समझ में व्हेन यू वंस यू बिकम अ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी बढ़ जाती हैं। नीचे इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर वो ना करने काम वाला मिनिस्टर हो, जैसे मैं आपसे कह रहा था, वो ठीक है, वो बेटर है जो भी फाइल आ जाए साइन करो चले जाओ। इस मिनिस्ट्री की तो वैसे भी रिपोर्ट माजी में यही रही है। नहीं, मैं आई रीड एवरी डॉक्यूमेंट। वो इतनी मोटी, और यहाँ हमारे यहाँ जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास 1-1.5 मिनट हो तो मैं आपको ये आवाम को समझाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना ये क्यों नहीं हो रहा। होता ये कि कोई भी चीज़ अगर आपने करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये शलवार कमीज सिलवाना है, तो जितने मिनिस्ट्रीज जिनका रोल होगा, एक समरी सारी मिनिस्ट्रीज को जाती है। अब कपड़ा, अगर शलवार कमीज सीना है तो कपड़ा भी होगा, लेबर होगी क्योंकि टेलर होगा, पावर होगी क्योंकि पावर चाहिए, इंडस्ट्री होगी क्योंकि सिलाई मशीन चाहिए। एक मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो सबको समझ आ जाए। तो ये सबके पास समरी जाती है, फिर सारे अपने कमेंट्स भेजते हैं। तो ये गवर्नमेंट का जो सिस्टम रनिंग का है, वो इसलिए टाइम चीज़ों में लगता है कि वो इमीडिएट एक्शन हो नहीं सकता, बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू बी टेकन ऑन बोर्ड। इसलिए मैं कहता हूँ ई गवर्नेंस पे चले जाएं। नहीं, ये सही कह रहे हैं आप। ये हुकूमत की जो मशीनरी है बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और ब्यूरोक्रेटिक जो चीज़ें, वो चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए शायद ज़रूरी भी है, लेकिन बाज़ औक़ात ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिटिशियंस को बिल्कुल मफलूज कर देती है। अच्छा जनाब, ज़रूर मैं सिस्टम से डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया भर में और भी होता है। मतलब अगर बिजली का इस्तेमाल होगा तो पावर को लेना होगा ना ऑन बोर्ड। अगर इंडस्ट्री का इस्तेमाल होगा तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर को लेना होगा ऑन बोर्ड। वो ठीक है, दुनिया भर में शायद होता ही होगा। एक तो जब आपकी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो फिर टाइम लगता है क्योंकि वो स्पेसिफिक फील्ड के नहीं होते। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तो होता है ना कि प्रेसिडेंट बिल्कुल स्पेसिफिक आदमी लगाता है, उस जिस आदमी को उसका पता हो। अब जो पहले मिनिस्टर आया उनको सिस्टम को पता है, लेकिन शायद अपना उसका नहीं पता। अब मैं तो सिर्फ एक क्या कहता हूँ कि इसको ई गवर्नेंस की तरफ ले जाना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ बिल्कुल। अपनी मिनिस्ट्री। ये मैं यही पहला सवाल करना चाह रहा था कि इस जो आपने बात की, इसकी तनाज़ुर में आपने खुद ही अपने लिए 100 दिन का एक हदफ मुकर्रर कर लिया हुकूमत ने। अगर उस पैमाने पे अगर नापें तो आपको क्या लगता है कि आप जिस हुकूमत के हिस्सा हैं उन्होंने कहाँ तक डिलीवर किया और कहाँ तक आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं? मेरे ख्याल में 28 या 29 या 28 या 29 को 100 दिन होंगे गवर्नमेंट के। मुझे पर्सनली तो 2 महीने भी नहीं हुए, क्योंकि मैंने 9/11 को किया था, तो मैं सेकंड में था, तो मेरा 11/11 को 2 महीने होंगे। अगर आप मेरी अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएं या पूछें, तो मैंने मिनिस्टर बनने के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना कि जी ये मैंने अभी तक वो भी नहीं की। उसकी वजह ये थी कि मैं वो हवा में छक्का मारने का आदी नहीं हूँ, क्योंकि ये बड़ी स्पेसिफिक फील्ड है। दुनिया के अंदर जो पोर्ट्स हैं ना, जो भी मैरीटाइम, तो वो आप देखें सिंगापुर में एक पोर्ट है, वो ग्लोबल ट्रेडिंग हब बना हुआ है। जो आपका जबल अली था दुबई का, वो उसको वाइट एलिफेंट कहते थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, बट पूरा यूएई जो इकोनॉमिक बूम आया, इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट जबल अली पोर्ट। वो ट्रेडिंग हब बना। पहले ट्रांजिट ही करते थे वो, ऐसा ऐसा करते करते वो उन्होंने वहाँ इंडस्ट्रियाँ इतनी लगा ली हैं कि वो आधी चीज़ें तो वहाँ लोकल बन रही हैं। चाइना, सारी फैक्ट्रीज लगी शेंजन में और गंजू, जो पोर्ट सिटीज़ थे। तो हमेशा पोर्ट्स की एक सुपर इम्पोर्टेंस होती है। सैडली अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पास पोर्ट को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि वो एक मनी मेकिंग सॉर्ट ऑफ एक मिनिस्ट्री है। मैं जब करूँगा तो मैं आपको फिर इंशाल्लाह डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि फाइलें अब हमने देखी हैं, तो मतलब बड़ा जुल्म और ज़्यादती की है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि कोई इसके ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं थी। जहाँ तक आपका सवाल है, इंशाल्लाह 28 नवंबर को के फ़ौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर हुकूमत आपको पूरा बताएगी कि क्या हमारे प्लान से, क्या हमने अचीव किया, क्या नहीं किया। आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन आपका अपना क्या ओपिनियन है? आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मुश्किलात हैं, ये कोई ना समझे कि मुश्किलात नहीं है। हमारा पहला तो ये जो फाइनेंशियल एक हमें खाली डिब्बा मिला था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन एबल टू मैनेज दैट अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप चीन के दौरे पर थे।
चीन के दौरे के बारे में ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि इससे हुकूमत को कुछ भी नहीं मिला। जो MOU साइन हुए हैं वो तो कोई 5 ब्यूरोक्रेट चले जाओ जो इतने MOU साइन करके ले आते हैं, तो मिला तो आपको कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे डिफेंड करेंगे? मैं आपको बताऊँ, जो फाइनेंस की डील हुई है, मेरे ख्याल में जो उन्होंने हमसे कहा कि वो बहुत सारी चीज़ें वो सीक्रेट भी रखना चाहते हैं, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैठ के जब वो पैकेज फाइनल हो जाएगा तो वो डिस्क्लोज करेगी। मैं आपको अपना बता दूं, कोई पैकेज फाइनल हो रहा है? बिल्कुल, बहुत तरीके का हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, सऊदी अरब से ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं अब आपको अपना बता दूं, और निज़ामी साहब सीनियर आदमी है, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया और मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ। सिर्फ मेरी टाइम में मेरी टेबल पे इस वक्त, जो मैं लेट हुआ हूँ या थोड़ा 5 मिनट, जो मैं, क्योंकि मैं MOU पढ़ा था उनका मेरे पास आ गया, मेरे पास इस वक्त लेटर ऑफ इंटेंट था। पहले मैं उससे पहले से काम करता रहा, आपको पता है मैं 2 दिन पहले गया था चाइना, क्योंकि मैं अपनी मीटिंग्स करता गया। मुझे फिर फॉलोअप PM साहब के डेलीगेशन के निकलने के 2 दिन बाद तक मैं वहाँ रहा, क्योंकि मैं फॉलोअप करता रहा। मेरे पास इस वक्त मेरी टेबल पे MOU पड़ा हुआ है, ये आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ, जो कि पूरा या तो JV पे या PPP पे, माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या मोस्ट प्रॉबेबली जो हम पुश कर रहे हैं वो BOT के ऊपर होगा, जो मेरे प्रोजेक्ट्स है मैनी टाइम के, जिसका अमाउंट है $9 बिलियन। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट है, जरा कोई बताएंगे, रोशनी डालेंगे? मैं जी 3-4 चीज़ें करना चाहता हूँ। 9 बिलियन, नॉट बिलियन, मेरी टाइम के MOU मेरे पास इस वक्त टेबल पे पड़ा हुआ है। अब ऑफ कोर्स वो प्रोसेस में जाएगा, BOI, लीगल, जो भी सारी चीज़ होंगी, लेकिन मेरे पास आ चुका है, यहाँ भी है, मेरे मोबाइल में भी है। मैंने जी 3-4 चीज़ें करनी है। जो उसमें सबसे बड़ा हमारी जो पैकेज सारा है, जो सबसे बड़ा इशू था मुझे, मैं चाहता था 1 पोर्ट कॉन्सेप्ट। अभी जो आप लोग कराची, ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए से मैं ज़्यादा उनके लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है कि जो 2 पोर्ट्स हैं कराची के, एक है KPT जो कि बिल्कुल शहर के बीच में है, और एक है पोर्ट कासिम। तो मैं एक फ्रेट कॉरिडोर बना रहा हूँ दैट विल कनेक्ट पोर्ट कासिम टू KPT, जिसमें एक्सप्रेसवे भी होगा ट्रैफिक के लिए, ट्रक्स के लिए, गाड़ियों के लिए, इंशाल्लाह ट्रेन ट्रैक भी होगा फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, और ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन भी साथ होगी। दैट इज़ गोइंग टू बी अ मेगा प्रोजेक्ट, और ये कोई इसमें डेट नहीं है, ये BOT पे होगा। फिजिबिलिटी हम इसकी बनाएंगे ताकि हमें पता हो कि एक BOT अमाउंट के ऊपर भी हम डिस्कस करें। इसमें लेबर पाकिस्तानी डिप्लॉय होगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम चाइनीज से लेंगे, ये MOU में लिखा हुआ है। जी निज़ामी साहब, दूसरा मैं आपको दूसरा एक और चीज़ इसी MOU में, जो मैं दूसरी चीज़ कर रहा हूँ कि देखें, हमने वैसे बड़ा जुल्म किया है अपने साथ, जब आप मुल्क के साथ जुल्म करते हैं तो अपने साथ ही जुल्म करते हैं। 350-450 मिलियन गैलन्स गंदा पानी, अनट्रीटेड सूवेज, केमिकल, इंडस्ट्रियल, हम रोज समंदर में फेंकते हैं। 4-5 हज़ार टन सॉलिड वेस्ट हम समंदर में फेंक देते हैं। ना हमने कोई ट्रीटमेंट उसकी कभी सोचा पानी की होनी चाहिए, जो कि फैक्ट्रीज को करनी चाहिए, जो कि उनके एक ट्रीटमेंट प्लांट लगते हैं ना। अब वो एक जो जस्टिस हानी कमीशन के बनने के बाद एक मारीपुर में लगाए, लेकिन वो ग्रे वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो ग्रे वाटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, पानी में फेंक रहे हैं। तो कम से कम साफ पानी थोड़ा सा मैं एक 150 मिलियन गैलन पर डे का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा हूँ। डिसैल अलग है, मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा हूँ कि वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये जो गंदा पानी सारा इसको ट्रीट करेगा, और हम इस ग्रे वाटर क्रिएट करके फिर हम उसको इंडस्ट्री को देंगे 100-120 मिलियन गैलन्स, ताकि इंडस्ट्री पोर्टेबल वाटर खरीदना बंद करे, तो वो पानी शहर के, कराची के शहरियों को मिलेगा, एक्स्ट्रा पानी उनके लिए हो जाएगा, इंडस्ट्री के लिए जी नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं सर ये भी उस MOU का हिस्सा है जो कि BOT पे बनेगा, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। जदीद साहब ये बताइए कि सियासी को गुफ्तगू करें थोड़ी सी। तो आपको ये खुशी हुई मेरी? जी बहुत, ये माशाल्लाह बहुत, और मैं पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं और सरगर्मी से काम कर रहे हैं, और यकीनन शायद बाकी आपके कोलीग्स भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। अल्लाह करेगा सर, हो सकता है मुझसे अच्छा कर रहे हो। हाँ मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझसे अच्छा कर रहे हो। ये सियासी तौर पे ये वो एक वीडियो लीक हुई है, जहांगीर तरीन साहब बातचीत कर रहे हैं वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही से, और ताहिर बशीर चीमा साहब जो उनके अजीज़ भी हैं, MNA भी हैं, वज़ीर भी हैं, उसे मेरे बड़े से दोस्त भी हैं, वो गिला कर रहे हैं कि जी ये और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जी ये अगर जब तक चौधरी सरवर बैठे हैं आपका वज़ीर आला कामयाब नहीं हो सकता। तो क्या ये इस किस्म की बातें मुनासिब हैं
नंबर वन। नंबर टू ये है कि ये अभी तक नहीं पता लगा कि एक घर में बैठे हुए, जैसा चौधरी प्रोफेसर ये कहते हैं हम तो घर में बैठे दोस्ताना गिला कर रहे थे, यानी कि ये सिक्योरिटी ब्रीच भी है कि एक आला सतही गुफ्तगू हो रही है और उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की जा रही है। अच्छा, दोनों पहलू के मैं आपको जवाब देता हूँ बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में जो मेरी समझ में आया। देखें, और एग्जांपल के साथ देता हूँ। कई दफ़ा मैं बहुत सारे एंकर्स के साथ बैठा हूँ, और ख़ास तौर पर जब हम अपोजिशन में थे, क्योंकि आप जब टीवी पे आते हैं, आप सीनियर आदमी हैं, कुछ मेरी एज के भी हैं, तो हमारी उनसे गपशप दोस्ती हो जाती है, कभी खाना खा रहे, तो वो अक्सर बैठ के डिस्कशन हो रही होती है किसी और एंकर के बारे में, उन्हीं के कॉलीग के बारे में कि यार वो ठीक नहीं कर रहा, या वो ऑन द टेक है, या वो उसको बैग मिल गया है, या वो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब वो कोई अगर रिकॉर्ड करके चला दे, देखें प्राइवेट महफिल की गुफ्तगू, और वो चीमा साहब का बिल्कुल राइट है, हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, उन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया है, वो कोई मैं उससे एग्री कर सकता हूँ या मैं उससे डिसएग्री कर सकता हूँ, ऐसी बात है कोई नहीं, वैसे वो उनका एक ओपिनियन है। तो आपको शिकवा तो उनसे करना चाहिए था ना, वो मैं जब मिलूंगा तो कर लूंगा, क्या आपने कर दिया? मुराद है कि गवर्नमेंट को कि भैया आप जरा, आपको क्या शिकवे हैं, आप किस तरह से, मैं प्राइवेट महफिलों में बैठ, क्योंकि वहां पर मीडिया ये इस तरह से प्राइवेट मीडिया वहां पर मौजूद नहीं था, ये किसी ने वीडियो बनाई है, शायद वो बना रहे होंगे एक मीटिंग की तस्वीर के, जी ये शायद एक अपने उनके फोटोग्राफर की तरफ, जो भी है, मतलब मैं नहीं समझता कि ये चीज बाहर आनी चाहिए थी। मेरा यही मेरा पॉइंट था। मैं आपकी पॉइंट से एग्री करता हूँ कि ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए, जो आपके अपने ओपिनियन, मैं बहुत दफ़ा डिफ़र करता हूँ बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन कुछ चीज़ें मैं हो सकता है कोई चीज़ें मैं कैबिनेट में, जैसे पहले हमारी कोर कमेटी का इजलास हुआ ना, तो बहुत सारी चीज़ों में हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते थे फ्रॉम विद द चेयरमैन, लेकिन वो बाहर नहीं आती थी चीज़ें, एक डिफरेंस, ये तो दिस इज हेल्दी डिबेट। और मेरी तो कराची में बहुत सारी चीज़ों पे डिफरेंस, मैं आपको पता नहीं आपको, अगर आप माशाल्लाह से, लेकिन ही इज द बॉस, आपको ही हैज टू मेक द डिसीजन, ही हैज टू कॉल द शॉट, वी हैव टू से यस सर, लेकिन हम बोलते जरूर थे। आपको टेप तो देखना, अब यहाँ तो बैठा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो जाए। हमारे कई नहीं, हमारे जो गेस्ट हैं और बाजू का एंकर ज़रात भी, वो जब ब्रेक होती है तो वो भाग जाते हैं और वो समझते हैं कि ये जो है ना रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वो भी हो चुका है। अच्छा, कई दफा हमारे कुछ दोस्तों के साथ कई दफा हो चुका है, वो उधर से जूसी चीजें निकलती हैं बाहर। तो यही हुआ है ना, तो वो ये अक्सर हुआ है, और वो आज भी एंकर है, वो हमारे दोस्त भी रहेगा। जैसा कि आपने अभी कहा कि बड़ी पॉजिटिव जो है वो न्यूज़ मिलने वाली है चाइना से इन टर्म्स ऑफ कैश, आप कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा पैकेज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। मुझे ये बताइए, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि 700 अरब रुपए का सुराग लगा लिया जो मुख्तलिफ मुल्कों में पड़े हुए हैं। अब जितनी भी करप्शन हुई है उसका ज़्यादातर पैसा बाहर ही पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में कोई नहीं रखता, जो करते हैं फ़ौरन बाहर निकालने वाली बात नहीं। अगर आप बिलावल हाउस में कोई शनाख्ती कार्ड फेंक दें, शायद आपके अकाउंट में भी पैसे निकले। मैं तो रोज सोच रहा हूँ एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी फॉर बैंक अकाउंट ओनली करके शायद कोई डाल दे, आपके अकाउंट में निकलेगा, मगर उसका एटीएम कार्ड और चेकबुक तो आपके पास नहीं होगी। वो तो मैं जो डालेगा निकालेगा, बोलूंगा भाई मेरे पैसे अकाउंट में आने, पहले थोड़े एटीएम में जो मेरा अपनी जेब में अपना एटीएम है, तो पैसे बाहर तो मिल गए, इसमें हमारे लिए क्या खुशखबरी है? अंटिल अनलेस कि वो वापस नहीं आते, वापस कैसे आएंगे ये बताइए ना। देखिए, ये भी उन्होंने कहा है कि बहुत सारे मुल्कों के साथ हमारी वो ट्रीटी साइन हो रही है, इंग्लैंड के साथ हो गई है, इंशाल्लाह अब यूएई के साथ भी। बाय द वे, मैं यूएई में भी 2 बहुत अच्छी 3 मीटिंग्स करके आया हूँ, उनके भी मेरे पास प्रपोजल्स आ गए हैं। इनफैक्ट वो यू हैव टू गिव देम क्रेडिट कि उन्होंने अपने आप को जिस तरह एस्टैब्लिश किया है, जैसे भी किया, अगर वो प्रॉपर्टी बेच के किया और आपके लोगों ने लगाए तो किसने कहा था आप रोकते? मतलब इंग्लैंड के लोगों ने भी तो लगाए, वो डिक्लेयर करके लगाए, तो आपके लोगों ने काला पैसा लगाया। मैं तो टीवी के ऊपर कई दफ़ा कह चुका हूँ कि सागदार, मैं अभी कह रहा हूँ, मुझे लॉ सूट करें, मैं तो उनकी प्रॉपर्टी के घर के एड्रेस देता हूँ, मैं टाइटल डीड देता हूँ, मुझे ये पता है कि उन्होंने 70 मिलियन का खाली प्लॉट खरीदा है और वो इंडियन बना रहा है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त कहता था कि करें मुझ पर लॉ सूट, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो जो घर बना रहे हैं 50-55 हज़ार स्क्वायर फुट का तो खाली लैंड है गोल्फ कोर्स के ऊपर, जो नया घर बना रहे हैं, जो पिछला घर 40 मिलियन दिरहम में बेच रहे हैं वो भी बेच रहे हैं, उसमें उनके बच्चे रहते हैं दोनों। वो एड्रेस चाहिए आपको, ई सेक्टर में चलने, इतना बता देता हूँ, दूसरा एल सेक्टर में बना रहे हैं। उनके बच्चे कारोबार करते हैं ना? जी वैसे माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हैं, मगर मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों के ज्यादा हुनर, थोड़ा उनके ज्यादा हुनर आ गया। आप भी करते हैं सर, ये तो नहीं हो सकता कि मैं ऐसा कारोबार करूँ कि जी कॉफी का सोना ही भर जाए, 91 गुना महंगा हो जाए। तहरीक लबैक वाला जो मामला है, ये पहले काफ़ी 3 दिन तो पाकिस्तान ही बंद रहा, पर आई मस्ट अप्रिशिएट कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही दो टोक अंदाज में लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद शहरियार अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने बिल्कुल एक किस्म की अबाउट टर्न ले ली कि जी
ये तो इन्होंने तो माजरत कर ली है और अपॉलॉजी हो गई है, मामला ठीक हो गया है और इनके बंदे भी हम जो हैं वो छोड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, ये एक अपीसमेंट की पॉलिसी आ गई। अब उसके बाद आज फवाद चौधरी साहब ने जो बात की, यानी जो कल की, जो आज अखबारात में, उन्होंने फिर एक अच्छी बात कही कि हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये बिटवीन एक्सट्रीमिज़म और जो बाकी मामला आते हैं जियो और जियोनुतो की पॉलिसी होगी। तो पीटीआई की पॉलिसी है क्या इस मामले में? मजबूरी की पॉलिसी है? कोई मजबूरी की पॉलिसी नहीं। पहले तो निज़ामी साहब हमें थोड़ा सा क्रेडिट देना। पिछली हुकूमत ने 3 हफ्ते लगाए थे, हमने 3 दिन में फारिग किया, तो ये तो क्रेडिट दे कि गड़बड़ हुई, लेकिन 3 हफ्ते की नहीं हुई, 3 दिन में हुई, इसका तो आप क्रेडिट दें। क्रेडिट है, लेकिन वो आज के और उस वक्त के मारूजी रात में वो हालात है, वो तो डायनामिक, लेकिन उतने संगीन थ्रेट उस वक्त नहीं दिए थे जितनी संगीन धमकियां इस दफा। मैं आ रहा हूं ना, ये तो आप ना कहना कि जी आप अबू धाबी की विकेट के ऊपर आप वो विकेट अलग थी और दुबई की विकेट अलग थी, वहां मैच क्या हो गया, ये वाला एग्जांपल नहीं था। तो वो हमने तो 3 दिन में। अच्छा देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, हम सब सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले नहीं मानेंगे तो फिर फायदा कुछ नहीं है, फिर देन शट डाउन। अच्छा, फैसला उन्होंने क्या दिया, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि देखें, मैं हूं सैयदजादा, अगर उन्होंने पहले ये बात करनी तो ये मुझसे भी सुन ले, ठीक है ना। अगर कोई रिजवी है तो मैं जैदी हूं, पहले जैदी आए थे, रिजवी बाद के हैं, ओके। तो मैं हूं सैयदजादा, मुझे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की जो हमारी टीचिंग है ना, जो हमें पला बढ़ा के कि वो तुम अपने माँ बाप से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब है, तो इसमें कोई ज़्यादा इज्जत है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये कोई हम नहीं, इसमें कोई हम दूसरी राय है नहीं। मैं आपको आसान एग्जांपल और दे दूं दुनियावी मामलात की, ये तो एक रूहानी मामला है ना, कि आप बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में हॉलोकॉस्ट के बारे में बात नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। तो ये तो दिस इज एब्सोल्युटली इसके ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि उसने ये बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट यही है बिल्कुल कि उस हमारे पास गवाहान मौजूद नहीं है, उनका क्या है, गवाहान में तजाद है, आसिया बीबी ने ये बात नहीं की। अब उसके बाद आप लोगों को, जो लोग बेचारे लीडरशिप, अगर कोई रोल पॉलिसी अब क्या बन रही है ये बताइए। लीडरशिप का जो रोल बनती है, पॉलिसी पूछ रहा हूं, मैं आपको लीडरशिप का कोई अपीसमेंट नहीं है। लीडरशिप रेड लाइन की ड्रॉ करेंगे आप। लीडरशिप का रोल होता है लोगों को सही डायरेक्शन पे लेके जाना। आप लोगों को गलत डायरेक्शन पे ले जाके लीडर बन रहे हैं। जिसने स्टेट के साथ इस तरह की हरकतें की हैं, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर कोई माफी नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर। चाहे अली जैदी क्यों ना हो, चाहे अली जैदी का भाई क्यों ना हो। देखें, आप ना एग्री करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, आप क्या या मैं क्या, हमारी औकात क्या है? कहाँ रसूल जिसको अल्लाह हबीब कह रहा है, हम क्या, हम हमारी औकात क्या? तो तुम खड़े होकर यहाँ शोर हंगामा डाल के। मेरा कहने का मकसद है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि डायरेक्शन ठीक करे, और स्टेट जो है, स्टेट अपनी रेट कायम रखेगी। हमने वो 3 दिन में खत्म किया, लेकिन जो इन्वॉल्व था उसकी वीडियोस भी जारी है। इस पर ये अब अदालत में मामला नहीं, ये कह रहे हैं कि जो इन्वॉल्व उसको नहीं छोड़ा। बिल्कुल एक्शन मस्ट बी टेकन, आई विल पर्सनली पिक इट अप। जी निजामी साहब जी, एक और इशू है ये नैब वाला। ये नैब को इतना मुतनाज़ क्यों हो गया? शहजाद साहब ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, डीजी नैब जो है पंजाब के, ख्वाजा बरदरान यानी ख्वाजा साद रफ़ी हो, ख्वाजा सलमान ने कह दिया कि जी हमारा केस पंजाब बायस्ड है। अपोजिशन ने कहा कि जी जो इन्होंने टीवी इंटरव्यू दिए वो बहुत मुतनाज़िफ़ी हैं, उनकी भी जवाब तलबी हो गई है। चेयरमैन जैब नैब ने उनकी ट्रांसक्रिप्ट मंगवा ली है और फुटेज मंगवा लिया है कैमरा से। और वो एक तरफ ये कहा जाता था कि चेयरमैन नैब, शायद खान अब्बासी ने कहा चेयरमैन नैब की इजाज़त से हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया कि चेयरमैन नैब की इजाज़त के बगैर ये इंटरव्यू हुआ है। तो ये बताइए कि ये नैब के जो केसेस सुन रहे हैं, आया इनको टेलीविज़न का मौजू बना के इन केस को कमज़ोर नहीं किया जा रहा? और ये चार्ज कि नैब इंतहाई बायस्ड है और आपकी जो हुकूमत है वो पूरी तरह चाहती है कि सिर्फ अपोजिशन को मतून किया जाए, जो आपके लोग हैं उनको हाथ ना लगाया जाए। सर, बाबा रवान को नैब ने
फारिग किया, वो हमारी पार्टी में उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया था। आपने फारिग किया? नहीं, नैब ने किया ना, तो पीएम साहब ने इस्तीफा मांग लिया ना। अलीम खान साहब के ऊपर अगर नैब में तो हाजिरी हम तो नहीं कर, उन्होंने नहीं दिया था वो, तो मतलब मांगा गया था, उन्होंने दिया या मांगा गया, ही इज नॉट देयर एनीमोर, इट डजंट मैटर, एंड रिजल्ट देखें ना। ठीक है, आप दवा मुंह से खाएं या इंजेक्शन लगाएं, आपकी तबीयत ठीक होगी। लेकिन ये देखिए ना, ये आप क्या बात हो रही है ना, फर्क है ना, आप एग्जांपल दे रहे हैं, ये लोग जो है बाकी जो अपोजिशन उनको पहले अंदर किया जाता है, फिर सवाल पूछ जाता है। नहीं, इनसे पहले सवाल करके ये मतलब वजीर भी हैं, सारा कुछ है, और अपना दंदनाते वो फिर कहते हैं कि जिन लोगों पर नैब अलीम खान तो सीधे नहीं, अभी उनके ऊपर इंक्वायरी, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड रेफरेंस। तो रेफरेंस तो अभी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कोई नहीं है, शहबाज शरीफ पे तो रेफरेंस फाइल हुआ नहीं हुआ जी, अभी कहां जब फाइल तो हुआ? उनको अरेस्ट किया गया नहीं जी, रेफरेंस नहीं फाइल हुआ अभी, तो सर रिमांड उनके पर है साथ जो लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे सारों पे हुए हैं ना, उन पर हुए हैं ना, तो वो हु इज द लीडर? नहीं, वो तो क्या वो ये भी कह रहे हैं टीवी के ऊपर, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो रो रहे हैं, अब कुछ और नहीं मिला तो आप शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूं और वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, दोनों पर नैब का केस है। किस तो पे लीडर पे ऑफ द हाउस पे? इमरान खान साहब पर वो हेलीकॉप्टर तो वो पे खुद जाके पेश हुए, तो खुद मैं शहबाज शरीफ खुद पेश होते हैं, पीएम साहब बनने शहबाज शरीफ ने कहा कि खुद पेश होते, वो भी ये कह रहे हैं मैं खुद पेश हो रहा हूं। फर्क क्या है? फर्क बिल्कुल ये, नैब एक टोटली इंडिपेंडेंट इदारा है। हम मैं आपको बता चले, अपनी एग्जांपल देता हूं ना, मेरी बेस्ट एग्जांपल होती है अपनी। मैं खुद गया नैब चीफ के पास, लोगों ने कहा जी आप क्यों गए? मैंने उनको कहा कि जनाब ये मेरे फाइनेंशियल्स हैं, ये मेरी पहली हिस्ट्री रही है इस मिनिस्ट्री में जो रह के गया है, ये मेरे फाइनेंशियल्स हैं, इस साल जब मैं टैक्स फाइल अभी एक्सटेंशन मिली ये करके ये भी आपको दे दूंगा, और जब जाऊंगा वो भी देख लीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, मेरे जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं चाहता हूं कि जब मैं ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट करूं, मैं साइन करने से पहले आपको दूंगा, आप खुद मिसाल तो तब दीजिए ना जब आप पर एतराज उठा रहा हो, जिन पर एतराज उठा रहे हैं उनका जवाब दे दीजिए ना। कहने का मकसद है हमने बनाए नैब के केसेस, नहीं मतलब जरदारी पे या नवाज शरीफ पे मैंने बनाए, हमारी हुकूमत ने नैब के केस बनाए, किसने बनाए? सही है पीछे की, तो वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि जी किसी को पिक करना है तो वो इधर से पिक करें, हमने तो नहीं रोका उनको, वी विल नॉट स्टॉप देम, हम तो इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। लॉ एनफोर्समेंट का काम है लॉ एनफोर्स करें, हम क्यों रोकें किसी को करने से? तो क्या ही बेहतर हो, रोकेंगे ना इन्फ्लुएंस, क्या ही बेहतर हो कि नैब को आप काम करने दें और ये मत कहें कि ये हमसे एनआरओ मांगेंगे तो एनआरओ नहीं मिलेगा और हम कहेंगे एनआरओ मांगेगी जो ये बजे। देखिए तो आप अगर ये बयानात भी ना दें जिससे उनको ये लगता है कि आपका कोई अलायंस है नैब, नहीं हमारा कोई नहीं, वो उनको लगता नहीं है कि कुछ लोग। वजीर आजम ने तो ये कहा कि 50 पदों को अंदर होना चाहिए। मैं समझता हूँ 50 कम कह दिए वजीर आजम ने, 500 फाइलें देख रहा हूँ 5-6 हजार ऐसी बंदे। यहाँ हाल तो देखें जो इधर काम हुआ है वो नैब के जेल ही कोई नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, व्हाट इज द एनआरओ का मतलब क्या है? ये जो 2 हुकूमतें पहले आई इनका क्या एनआरओ था? इट इज कॉल्ड ए साइलेंट एनआरओ, कि जी हम इधर शोर हंगामा करते रहेंगे, निजामी साहब के टीवी में बैठ के शो करते रहेंगे, लेकिन हम एक्शन कोई नहीं करेंगे, पीछे से हम रोक लेंगे एक्शन, तुम फिर आएगी तुम भी ये करते रहना, एक्शन पीछे से नहीं होना। हमने ना किसी को इन्फ्लुएंस करना है कि एक्शन करे, ना इन्फ्लुएंस करना है कि एक्शन ना नहीं। लेकिन डॉक्टर आसिम तो 2 साल अंडर अरेस्ट रहे हैं। डॉक्टर आसिम के ऊपर केसेस जो बने हुए हैं, तो वो जो अरेस्ट हुए वो बचे कैसे, मुझे तो आज तक इसकी समझ कोई नहीं आने लगी। तो वो भी अब होगा। अच्छा ये बताएं, आखिरी सवाल, लॉ एनफोर्समेंट, एब्सोल्युटली लेट द लॉ एनफोर्समेंट इन्फोर्स द लॉ। आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि आपकी मिनिस्ट्री में माजी के किसी वजीर की अगर बड़ी ह्यूज करप्शन आपके हाथ लगती है, आप खुद मिनिस्टर हैं, और अगर वो पार्टी आपकी मौजूदा इत्तेहादी भी है, तो क्या करेंगे? ज़ारा शहीद का, ज़ारा आपा का कत्ल हुआ, हाँ मर्डर हुआ, भूल गए? मैं नहीं भूला, वो बंदा पकड़ा गया है, उसको फांसी की सजा हो गई है, थोड़ा फैक्ट ठीक कर ले। दैट मर्डरर, उसका ताल्लुक किसी पार्टी से अरेस्ट हो गया है, उसको फांसी की सजा हो गई है। किसी पार्टी मैं बताता हूं आपको ना, मैं तो खुद वो पार्टी आपकी इत्तेहादी है। वो मेरी बात तो सुन लेना। वो अरेस्ट हो गया, उसके ऊपर केस हुआ, सुप्रीम उसको अब शायद टेररिस्ट को कोर्ट से फांसी की सजा हो गई है। वो बंदा केपीटी का एम्प्लॉय था, केपीटी मेरी मिनिस्ट्री के नीचे आता है, उसको डायरेक्टली बाबर गौरी ने अपॉइंट किया था। मैं डायरेक्टली ये लेके जाऊंगा इंटरपोल के पास और बाबर गौरी को पकड़ के लेके आऊंगा यहाँ से उस मर्डर। बाबर गौरी को ले आएंगे अब अमेरिका से वापस? मैं कोशिश तो पूरी करूंगा सर, बाकी मेरा, मैं इंटरपोल के पास जाऊंगा ना कि ये बंदा इसने मर्डर केस हुआ है, कन्विक्टेड है, इसको इसने हार किया था, पकड़ के लाऊंगा। इत्तेहादी और नो इत्तेहादी, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। सर आप इत्तेहादी की बात छोड़ दें, मैं कहता हूँ मेरी अपनी पार्टी के अंदर कोई अगर गलत काम करे आप उसको भी, ये इत्तेहादी का ये मतलब नहीं होता कि आप लॉ नहीं इन्फोर्स करें और उनकी गुनाह माफ कर दें, ये नहीं होता। मैं तो अपनी पार्टी में कह रहा हूँ, पीटीआई के अंदर से भी कोई निकले। कोई आखिरी सवाल है निजामी साहब? उसको भी नहीं छोड़े, मैं तो क्लियर हूँ इस मामले में, मुझे भी ना छोड़े। बहरहाल ये सारी बातें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये इत्तेहादियों की मीटिंग भी आपकी हो रही है। ये परवेज़ इलाही साहब का जो एपिसोड हुआ इसके बाद खान साहब ने बुलाई है,
बल्कि सॉरी निजाम साहब, मैं आपको ये भी कह दूं कि जो हमारे इत्तेहादी हैं ना, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या जो डिप्टी, वो भी मना नहीं करेंगे, वो बोलेंगे अगर किया है तो लेके आओ। ठीक है। हाँ, यही मेरा सवाल यही था, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, सवाल यही था कि जो इत्तेहादी हैं उनकी ब्लैकमेलिंग में तो नहीं आना चाहिए आपको। बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ब्लैकमेलिंग नहीं होती, पॉलिटिक्स इज अ आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, गिव एंड टेक, ये है पॉलिटिक्स। इसको ब्लैकमेल थोड़ी कहते हैं। देखिए जी, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, और ऑन अ लाइटर नोट मैरिज में, वो कहते हैं यू नेवर गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। शादी में भी होता है ना, नेगोशिएशन चल रही होती है, पॉलिटिक्स में भी चलती है, बिजनेस में भी चलती है। हाउ यू नेगोशिएट। शादी की मिसालें बहुत देती हैं। शादियों के शादी बड़ा दिलचस्पी का मौजूद है आपका। मेरा भी मौजूद मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप बनाते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ज़ैदी साहब, एक सवाल हो जाता है कि ये तासर के पंजाब में उस्मान बुज़दर साहब की जुल्फ़ के कई अजीर हैं जो चाहते हैं कि उनकी जगह लें, परवेज़ इलाही, अलीम खान, शाह महमूद कुरैशी भी दूर राज से, और चौधरी सरवर के बारे में तो इल्ज़ाम लग ही रहा गया। तो ये क्यों वजह है इसकी, क्या कि इसलिए कि वो बहुत ही मरंजा मरंज शरीफ आदमी हैं? सर ब्रेक पर जाना, ज़रा मुख्तसर जवाब। एक लाइन में जवाब दूं, अच्छा है ये कंपटीशन है, सारे पे टॉप ऑफ द लाइन काम करेंगे, सारे परफॉर्म करेंगे, ये तो अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है कि सारे के सारे 100 मारेंगे, सारे 6-7 आउट करेंगे, तो अच्छी बात है, सबकी परफॉर्मेंस होगी, अवाम का फायदा हो जाएगा। चलें, ये बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जिन अहम केसेस की समाअत हुई है उस पर हम कुछ बात करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे, नवाज शरीफ साहब का केस भी था, उसमें मरीम नवाज का फेक अकाउंट्स वाला केस भी था, जुल्फ़े बुखारी वाला भी था। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इन केसेस में क्या हुआ, इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, इससे पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट पर आएँ और वो जो शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर आएँ, पहले मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल डिस्कशन आपसे करना चाह रहा हूँ। वीकेंड पर एक वीडियो लीक हो गई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चीमा साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब से शिकवा करते हुए नज़र आए। तो अपने प्रोग्राम में हम बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि पंजाब में डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं। हम तो ये बात तो हम अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा दफ़ा कहते रहे हैं और अब इसका सबूत भी सामने आ गया कि इख्तलाफात तो हैं। ये तो एक एक करके ले लेना आप। हाँ, वो तो चौधरी सरवर जो हैं उनको मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि वो सेनेटर थे, सेनेट में मुंतखब हुए थे हाल ही में, और उन्हें ऑफ़र की गई कि आप मिनिस्टर बन जाएं। उन्होंने मिनिस्टर ठुकरा के एक बज़ाहिर सेरेमोनियल पोस्ट जो है गवर्नरशिप की, वो क्यों एक्सेप्ट की? इसलिए कि वो पहले भी जब गवर्नर थे तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो साफ पानी और कुछ और मामला, लॉ एंड ऑर्डर, इसके अंदर वो बराह रास्त दिलचस्पी ले। लेकिन शहबाज शरीफ जैसे स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर नंबर 1, ये मुमकिन नहीं था। दूसरे जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसमें गवर्नर की हैसियत एक अलामती होती है। अब शायद इस दफ़ा उनको ये था कि जो उस्मान बुज़दार हैं, एक नामूज़ हैं, शरीफ आदमी हैं, उनको ज़रूरत होगी कि उंगली पकड़ के उनको कोई चलाए, कि उंगली पकड़ें वो। तो ये उनकी गलतफहमी थी, ऐसा होता नहीं है। फिर आप देख लें चौधरी परवेज़ इलाही, आपको पता है हमारे प्रोग्राम में ही उन्होंने कहा कि यार चौधरी शुजात ने कह दिया भाई वो पोस्ट जो उनके पास कई डिकेड्स पहले थी, स्पीकर, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो किस लिए स्पीकर बने? अब स्पीकर के तौर पर भी जिस तरह कौमी असम्बली के स्पीकर है, वो भी तो आखिर PTI का रुकन है ना। लेकिन आपने देखा कि परवेज़ इलाही का स्पीकर के तौर पर जो कंडक्ट है वो अपोजिशन के नज़दीक काफ़ी पार्टीजन है, और ये चीज़ लीक भी वहीं से हुई है। आपने देखा होगा कि उनके घर पे ही गुफ्तगू हुई है, और जो ताहिर बशीर चीमा जो वज़ीर हाउसिंग हैं, उनके अजीज़ भी हैं चौधरी साहब के, वो उनके बगैर कोई बात नहीं कर सकते। मतलब है कि, और उस पर हाँ में हाँ मिलाई थी परवेज़ इलाही साहब ने, हाँ में हाँ मिलाई, और उन्होंने अभी भी कहा ये कि मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है उस्मान बुज़दर से। सियासी तौर पे तो है ना, फिर इसका मतलब कि क्या इख्तलाफ है? चौधरी सरवर तो क्या, चौधरी सरवर क्या इंटरफेरेंस कर सकते हैं बतौर गवर्नर के, ताहिर बशीर चीमा के और कंस्टिट्यूंसी में? फिर इलेक्शन हो चुके हुए हैं। और इमरान खान बार बार आके, अभी भी जो 2 दिन पहले लाहौर आए हैं, डेवलपमेंट फंड चौधरी सरवर ने देना है,
जाहिर है वो तो उन्होंने नहीं देना। तो मकसद ये है कि वो मेरा ख्याल है पार्टी की सतह पर शायद इंटरफेरेंस कर सकते हैं। एक और चीज़ है, ये तो हम अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुके हैं। एक और चीज़ जिस पर आप गौर करेंगे, एक तो सब बुज़दर साहब की पोस्ट जो है उसके उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ आपस में भी लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। जो उम्मीदवार हैं वो रकीब रूसिया की तरह हो गए हैं, वो एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं। अभी मैंने नाम वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी बहुत उम्मीदवार थे, यानी बहुत सारे लोग ये जेन में बनाए बैठे हैं कि इन्होंने हटना है तो हमने लगना है, और वो सूबे का इलेक्शन हार गए। करना हारते तो वो चीफ मिनिस्टर बनते, जो कि शायद को इतनी बुरी चीज़ ना नहीं। होती। लेकिन निज़ामी साहब ये भी सिग्निफिकेंट है अपनी तौर पर कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब भी यहाँ आते हैं तो जोर के साथ ये बात करके जाते हैं। इस दफ़ा भी उस्मान बुज़दार साहब का ये वो देकर गए इशारा कि उनका किला मजबूत है। वो कह गए जैसे मैंने वसीम अकरम को पिक किया था, इंजमाम को पिक किया था, कितने बड़े वो स्टार बने, तो ये मैंने उसी तरह का एक बंदा पिक किया, ये उतना बड़ा स्टार बनेगा। किला मजबूत का जो आपने लफ्ज़ किया, ये पहली दफ़ा किसने यूज़ किया था? ज़ियाउल हक साहब ने, ज़ियाउल हक ने यूज़ किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐलान बगावत की थी और वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। तो वो लाहौर आए, उन्होंने कहा कि भाई नवाज शरीफ का किला मजबूत है। उसके बाद ये सुजुकी जो पिकअप नहीं होती, एक तो वैन होती है ना पिकअप, इसके ऊपर नवाज शरीफ को उठा के चौधरी बरादरान ने कंधे पे उनको अंदर ले गए गुजरात शहर में जुलूस निकाला। तो मकसद है कि ये किला मजबूत हमेशा उस वक्त रहता है, क्योंकि उस्मान बुज़दर साहब की अपनी तो कोई ताकत नहीं है ना, उनकी ताकत का मंबा जो है वो इमरान खान है। ठीक है ना जी। ऐसे वज़ीर आला होता है जिनका ताकत है मुंबा कुछ और होता है। जिस तरह मसलन गुलाम मुस्तफ़ा खर थे, वो पंजाब के वज़ीर आला थे, सब कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, लेकिन जब कौमी असम्बली में कोई अहम बिल आता था तो MNAs को लाइन में रखने के लिए, लगाने के लिए, यानी किस्म के इनफॉर्मल विप गुलाम मुस्तफ़ा खर थे। यानी उनकी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी एक अपनी भी हैसियत थी और एक फॉलोइंग थी। उस्मान बुज़दर साहब का भी कोई उस्मान बुज़दर ग्रुप या उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, इसीलिए इंक्रोचमेंट हो रही है। अब अलीम खान भी तो है ना, अलीम खान सीनियर मिनिस्टर हैं। 90 शहर कायदे में दफ्तर है उनका या खत्म हो गया ना। अब बल्दियाती इंतखाबात के तरफ लगा दिया उनको। इससे पहले फैसल साला हयात सीनियर मिनिस्टर थे, भट्टो ने करीब नहीं लगने दिया। ये रूल्स ऑफ बिजनेस भी बड़े ज़ालिम चीज़ हैं। ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये उसी एक ही वन विंडो ऑपरेशन है, और वो चीफ मिनिस्टर है, और उससे ज़्यादा कुछ। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान आपके ख्याल में चीफ मिनिस्टर यानी उस्मान बुज़दार के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, या कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, या वो जेन्युइनली बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैंने बड़ा ज़बरदस्त बंदा पिक कर लिया हुआ है? देखें, यानी वो तमाम खदशात को वो देखें ना, उस्मान बुज़दार साहब को जो मेरी मुलाकात हुई है, शरीफ आदमी, मरंजा आदमी हैं, वो PTI के आम आदमियों की तरह अग्रेसिव भी नहीं है, ज़बान के भी वो उस तरह कौड़े नहीं उसको कहते हैं, बल्कि मैंने तो शायद ही उनके मुंह से कभी कुछ जा रहा ना गुफ्तगू सुनी हो। वो तो अपनी जगह उनकी तबीयत, लेकिन जहाँ तक उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतें या कैपेबिलिटी है, उनको जज करना मेरे ख्याल से इट्स अ बिट अर्ली कि वो क्या बनेंगे, कि वसीम अकरम बनेंगे, को ख़राब क्रिकेटर का किसी का नाम ले लें वो बनेंगे या क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो वो, लेकिन बदकिस्मती है कि मियाँ इमरान खान साहब के जो अपने साथी हैं जो इनकी जगह लेना चाहते हैं, वो पिच को ख़राब कर रहे हैं बजाय कि इनको पूरी सपोर्ट। क्योंकि अभी तक उनकी होप्स ख़त्म नहीं हो रही, और इमरान खान जब लाहौर आते हैं उनकी होप्स ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, मैं इसको ख़त्म नहीं करूँ। वरना इमरान खान के पास ऑप्शन थी, वो कह सकते थे कि देखें जी, अगर उस्मान बुज़दार ने अच्छा काम नहीं किया तो PTI के पास ऑप्शन मौजूद हैं, या नाम लिए बगैर कह सकते हैं कि जब भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो हमारे ऑप्शन होती हैं। तरीके से भी आप देखें कि यहाँ बुज़दार होने का मकसद ये है लगाने का कि प्राइम मिनिस्टर साहब शुड कीप कॉलिंग द शॉट्स, उनको आके ताकत कर टीके लगाते रहें, और पंजाब को प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रली रूल करे रिमोट कंट्रोल तरीके से, जिस तरह वो KP को करते रहे पहले। अब अगर कोई बहुत ही ताकतवर किस्म का वज़ीर आला हो जिसकी अपनी बड़ी फूफा हो, तो उसके होते हुए तो मुश्किल होता नहीं। तो ये इसका एक
रिवर्स पहलू भी है, इसको तो मद्देनजर रखें कि दानिस्ता तौर पे एक ऐसे आदमी को लगाया हुआ जो हमेशा इमरान खान की तरफ देखता रहेगा सपोर्ट के लिए। सही है, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर ये देखना होता है ना निज़ामी साहब कि पार्टी को क्या मिल रहा है। 5 साल बाद दोबारा जब आपने इलेक्शन में जाना और उससे पहले आपने बल्दियाती इंतखाबात में जाना है। अब पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात उससे ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकते हैं जितना, लेकिन अभी तो जैसे अभी 100 दिन भी नहीं हुए, यानी 3 महीने हार्डली हुए, वो भी नहीं हुए तो, लेकिन अल्टीमेटली बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर ये पहला टेस्ट आएगा। और खान साहब ने जो इत्तेहादियों की मीटिंग बुलाई है अब, उसका मकसद भी यही है कि ये टू गेट द हाउस इन ऑर्डर। अगर यह हालात रहे कि एक डिवाइडेड हाउस से आप बल्दियाती इंतखाबात में जाएंगे और PMLN जो है उसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। पंजाब में उनकी जड़ें अभी बड़ी मजबूत हैं और आप इसीलिए बना पर ये चौधरी सरवर जो हैं ये अपने आप को बड़ा टेक्नोक्रेटिक माहिर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का, और इनका दावा यह था कि जहाँ जहाँ सरवर की बात कर रहे हैं ना, हाँ जहाँ जहाँ मैंने मियां नवाज शरीफ को मशवरा दिया वहाँ वो जीत गए, नहीं मैंने जिताया उनको। ये 2013 के वो भी समझते हैं कि हल्के पर मेरी, लेकिन लोकल बॉडीज में उनकी जो मिथ है वो एक्सप्लोड हो गई। PTI डिड वेरी बैडली। तो अब चौधरी सरवर साहब दोबारा राइडिंग हिज मसल्स, वो मतलब मैं समझता हूँ कि वो यानी कि वजारत छोड़ के गवर्नर इसलिए नहीं बने कि गवर्नर रहे। हाँ, और फिर आपको याद होगा हमारे शो में जब थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने इस शर्त पे गवर्नरी इख्तियार की थी कि मैंने कहा था कि मैं कैबिनेट मीटिंग्स में बैठा करूँगा। तो अब वो कैबिनेट मीटिंग्स में बैठ के खुद को इन टच भी रखना चाहते हैं सियासी मामला से, और वो जी ये नहीं चाहते कि मैं सिर्फ गवर्नर के तौर पर बैठा रहूँ और एक सेरेमोनियल पोजीशन में ना बैठूं, मैं अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करूँ। नहीं, तारीख से सबक नहीं सीखा, एक दफ़ा मायूस हुए दोबारा मायूस होंगे। चलें एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं और नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस की बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ वाला केस था उसमें कुछ दिलचस्प चीज़ें हुई हैं। आज मिसाल के तौर पर पिछली जो हेयरिंग थी उसमें इंदिया दिया था चीफ जस्टिस साहब ने कि शायद अगली मरतबा वो इसको निपटा दें और कहा था कि कंक्लूड करें, ख्वाजा आरिफ साहब से कहा था। लेकिन आज और ख़ासे बरहम भी दिखाई दिए थे चीफ जस्टिस साहब। आज इसके बरक्स वो खुशगवार मूड में थे, कुछ लतीफ़ेबाजी भी करते रहे और साथ ही साथ उन्होंने 1 महीने के लिए इस केस को एडजर्न भी कर दिया, 12 दिसंबर का टाइम मुकर्रर किया। तो ये सब कैसे हुआ, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, वो जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ वाला केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला चल रहा था नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ज़मानत के हवाले से जो नैब ने अपील की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें पिछली समात में तो चीफ साहब ने ये इंदिया दिया था कि अगली, और ख्वाजा ऐसा कहा था कि इसको कंक्लूड करें आप अगली समात में। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इस फैसले को कलअदम करार देने के अलावा और कोई चारा कार नहीं, और न्यूज़ ये कि इससे फ़िक़ा कानून जो है वो तबाह हो गया। जी वो मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन बहरहाल उन्होंने फरमाया। और आज अभी आज आप जैसे अभी बता रहे थे कि बड़ा खुशगवार मूड था और ख्वाजा हारिस ने अच्छी उसमें इनपुट दी और उन्होंने कहा जी कि ये खाली ये नहीं कि वो मुकदमात में रिलीफ मिली है जो क्या जो हार्डशिप वाले थे, उसके अलावा ही बहुत। तो उन्होंने बल्कि ख्वाजा आरिफ साहब ने काफ़ी केसेस का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इन केसेस में देखें हार्डशिप के बगैर भी जजमेंट जो है वो सस्पेंड हुई हुई है और रिलीफ मिला है, ज़मानत मिली है। तो फिर चीफ साहब ने कहा कि चलें इसको हम जो है वो 1 माह के लिए मुखर कर दिया। 1 माह के लिए जी, 12 दिसंबर को लार्जर बेंच बनाया जाएगा। नहीं, इस पर उन्होंने कहा नहीं, इशारा दिया था, वो लाइटर नोट में उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि जी इसमें आसिफ खोसा साहब की भी जजमेंट मौजूद है, उनका भी वो हवाला दे रहे थे। तो चीफ साहब ने लाइटर नोट में कहा कि उनको भी फिर हम लार्जर बेंच बना के शामिल कर लेते, फिर उनकी राय भी इसमें हम ले लेंगे। तो एक अब चूंकि चीफ साहब छुट्टियों में भी जा रहे हैं, इंग्लैंड जाना उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आ जाऊँ, मेरी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। इसमें जो बड़ा उनको रेस्ट की भी जरूरत है। हाँ, इसमें जो दिलचस्प मैं नुक्ता कह रहा था ना, इसमें क्या कहा भी लगा अदालत में, वो उसमें अदालत में मौजूद, मैं आज मौजूद था, तमाम केसेस मैंने खुद वहाँ पर ऑब्जर्व किए, मैं बैठा हुआ था। उसमें चीफ साहब ने कहा कि मुझे मेरे डॉक्टर्स ने ये कहा है, और आपको पता है डॉक्टर्स उनके कोर्ट रूम में मौजूद होते, उसमें मौजूद होते हैं उनके चैम्बर में। तो उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि जब ख्वाजा हारिस का केस होता है, ख्वाजा हारिस आपके सामने पेश होते हैं, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो डिस्टर्ब रहती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर मैं आपका केस रखूंगा। तो उन्होंने कहा ये मैं लाइटर टोन में कह रहा हूँ। तो वो कहा उस पर अदालत में लगा और इसको 1 महीने के लिए एडजर्न कर दिया। ये ना हो गया वो ख्वाजा हारिस साहब को कहें यार आप
रिलीफ ले ताकि ख़त्म हो। लेकिन इसमें अब ये लग रहा है, आज की जो हेयरिंग थी और मुख्तसर थी, 20-25 मिनट की सिर्फ ये हेयरिंग थी, उसमें ये लग रहा है निज़ामी साहब के शायद इस पर सेकंड लुक चीफ जस्टिस साहब दे रहे हैं, या उस पर क्योंकि उस वक्त बड़ा उनका क्लियर माइंड लग रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि रिलीफ के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। नहीं तो आज ही कह देते फारिग, कह सकते थे या कुछ ऐसे रिमार्क्स देते, तो वो सॉफ्ट थे इसमें। दूसरा एक केस जुल्फी बुखारी साहब वाला निज़ामी साहब, वो मेरे ख्याल में थोड़ा मिस रिपोर्ट हुआ है मीडिया में, क्योंकि मीडिया में ये इस तरह से रिपोर्ट हुआ कि जुल्म के सबको नोटिस जारी हो गए, जो कि हुए हैं, बुलाया गया है, लेकिन आज पूरी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मियां जफर इकबाल साहब से ये बहस करते रहे कि आप क्यों, कैसे ये समझते हैं, हमें आइन का आर्टिकल बताएं कि हवाला दें कि हम जुल्फी बुखारी को जो है वो अपना इस ओहदे पर वो नहीं लगा सकते थे। और जिस ये वजाहत कर दे कि जफर इकबाल साहब कौन है? ये पिटिशनर थे और वकील भी हैं जिन्होंने इस केस में जो दलाइल दे रहे थे। तो चीफ साहब ने कहा कि आप इसकी जो है आप इसका हवाला दें, तो 62(1)(c) का हवाला दे थे, जिसमें वो कहते हैं कि जी डुअल नेशनल जो है वो ये नहीं लग सकता। तो उन्होंने कहा कि डुअल नेशनल जो है वो स्टेट मिनिस्टर नहीं लग सकता या मिनिस्टर नहीं लग सकता। तो ये उन्होंने फिर उनकी दलील ये थे कि ये भी चूंकि वफाकी वजीर के ही बराबर इनका ओहदा है, लेकिन चीफ साहब उस पर मुतमईन नहीं हो रहे थे, एजाजुल हसन साहब भी। तो काफ़ी देर इस पर डिस्कशन होती रही, फिर उन्होंने कहा कि चलें हम इसको एक दफ़ा सैटरडे को सुन लेते हैं, और नोटिस उन्होंने जारी कर दिए। लेकिन ये जो तासुर दिया गया कि चीफ जस्टिस साहब ने उनको जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से बड़े नेगेटिव रिमार्क्स दिए हैं, तो मेरी राय में ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना, पता नहीं उनका मकसद क्या था, लेकिन एक बात तो है ना कि टेक्निकली तो शायद ये लूप होल हो कि जी एडवाइज़र जो है वो डुअल नेशनल हो सकता है और वज़ीर जो है नहीं हो सकता, और चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही क्यों ना हो। ये तो एक टेक्निकलिटी है ना। मोटी बात यह है कि आया एक आला सरकारी ओहदेदार ऐसा शख्स हो सकता है जिसकी डुअल नेशनलिटी हो। अब मसलन दूसरा रज़ाक दाऊद साहब हैं जी, वो कॉमर्स के एडवाइज़र हैं, वफाकी वज़ीर के बराबर ही है उनका जो दर्जा जो है, ठीक है ना जी। तो उनको तो हम वज़ीर ही तस्वर करते हैं ना, उनके फ़राइज़ हैं उनके हवाले से। तो ये बहस टेक्निकलिटी है। या तो ना कि जुल्फी बुखारी साहब जी बहुत बड़े जौहर काबिल हों जिनके बगैर ना काम चल सकता हो, पाकिस्तान जो है वो काम नहीं चल सकता, या इमरान खान साहब का काम नहीं चल सकता। अगर उनका तुर्रा इम्तियाज़ सिर्फ यही है कि वो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, उनकी शादियों में भी गवाह थे, तो ये एक और क्राइटेरिया है। तो आया कौम को क्यों उसका खमियाजा भुगतना पड़े? सेकेंडली ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि नैब को उनमें क्या दिलचस्पी है। आपको याद है ना कि जब वो उम्रा करने जा रहे थे जी रोक लिया था, तो रोक लिया था कि जो ECL पे, हालांकि उस पर पीटीआई ये दलील देती है और वो खुद भी ये कहते हैं कि उन्होंने सारे पैसे बाहर बनाए, बाहर कमाए, वो वहाँ के नेशनल हैं, वो उनके टैक्सेस का हिसाब वहाँ की गवर्नमेंट मांगेगी, उन्होंने चूंकि यहाँ पर पैसे कमाए नहीं है। मुझे तो आप कैसे, ये बड़ी आपने अच्छी बात खुद ही कह दी है कि अगर उनकी पाकिस्तान में कोई लायबिलिटी नहीं है जी, समझ आई ना बात जी। तो फिर वो पाकिस्तान में जिम्मेदारी कैसे, ये जिम्मेदारी के साथ नंबरदारी भी होती है जो, ठीक है, तो वो एक मतलब एक बड़ा आपकी बिल्कुल इस ओहदे को तफवीज़ करने की जो रूह है ना, उसके हिसाब से आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, उसके मुनाफिक। लेकिन वो आइन में आर्टिकल ढूंढते रहे ना, आज जो टेक्निकल बहस होती रही कि किस इसीलिए शायद कहते हैं शेख के तहत कानून अंधा होता है। वो कहते हैं कि किस शेख के तहत, तो उस पर जो मियां जफर इकबाल साहब उनका ये कहना था कि जो काम डायरेक्टली नहीं हो सकता वो इनडायरेक्टली भी नहीं हो सकता। अच्छा, जो दूसरा फेक अकाउंट्स वाला केस है निज़ामी साहब, आज उसमें निमर मजीद पेश हुए, जिनका आप केल में है, हम इस पर पहले प्रोग्राम में डिस्कस भी कर चुके हैं कि प्लेज की हुई थी उन्होंने शुगर और उसके बैंकों से पैसे लिए हुए थे, वो चीनी अब गायब हो गई है और बैंक अब पैसे मांग रहे हैं कि भैया आपने पैसे जिस चीनी के एवज लिए हुए थे दिखाकर, वो चीनी तो गायब, हमारे पैसे वापस करो। तो लेकिन मैंने सुना कि उनकी ज़्यादातर बैंकों से सेटलमेंट हो गई है, नेशनल बैंक से गालबन नहीं हुई। हाँ जी, और वही मसला है। और वो जो नेशनल बैंक के वकील हैं गालबन नईम बुखारी हैं जी, उनका मौक़िफ़ ये है कि मैं वकालत छोड़ दूंगा लेकिन ये नहीं होने दूंगा। तो ये कुछ इस किस्म का इस्तदलाल है जी। बाकी अनवर मजीद साहब जो हैं उनको एक एक पैसा उनसे लेना चाहिए, अगर वो नाजायज़ है तो इसमें कोई सही है, दो राय नहीं उसको। और अब इसमें एक तो अब्दुल गनी मजीद हैं, उनको चीफ साहब ने, अब्दुल गनी मजीद जो इनके बड़े बेटे हैं, AG मजीद जी, तो उनको बुला लिया है
और उनकी बेगम साहबा कोई बुलाया? ये निमर मजीद की बेगम साहबा आज पेश हुई थी और इनकी वालदा भी, वो दोनों आई हुई थी। वो इसलिए हुआ था, इसका जो बैकग्राउंड था कि चीफ साहब ने जब निमर मजीद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया था तो वालदा कुरान उठा के पेश हो गई थी कि जी इसका सदका, इसका वास्ता, ये तो बच्चा कारोबार में मुलव्वस ही नहीं है, आप इसको ना करें। तो चीफ साहब ने कहा कि फिर अगर ये सारा हिसाब किताब अपने वालिद की गैर मौजूदगी में भाई की देखें और हमें रिपोर्ट करें कि क्या है। तो आज भी निमर मजीद ने आकर ये कह दिया कि मुझे कुछ पता नहीं है। अब इनको नेक्स्ट सैटरडे तक जी, ये बस ये सितम ज़रीफ़ी है जो कुछ भी है ना। हाँ, और निमर मजीद आज चक्राग के गिरने लगे थे, फेंट हो गए थे, तो उनको फिर वकला ने पकड़ के बिठाया अदालत में। इंसान को अपने पैर ज़मीन पर रखने चाहिए जी, वो अमूमन हम लोग जब जेब में पैसे बहुत आ जाए तो नहीं रखते। और आज भी चीफ साहब ने कहा कि जो गनी मजीद हैं वो तो जेल से सारा सिंध को पूरे ऑपरेट कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं फ़ोन पर। मैंने कहकर भी आया था कि इनसे फ़ोन ले लें और उनसे फ़ोन अभी भी नहीं लिया गया। तो शुरू में उन्होंने कहा कि इनको अडयाला मुंतकिल करें, यहाँ लाएँ, हमारे पास रहेंगे, ज़रा उनसे बातचीत होती रहेगी। लेकिन फिर आखिर में जब ऑर्डर लिखवाया चीफ जस्टिस ने तो उसमें ऑर्डर में ये नहीं लिखवाया कि उसको लेकर आएँ, लेकिन इंदिया दे दिया। अब गनी मजीद पेश होंगे। चीफ जस्टिस साहब थोड़ा से ये जो थोड़ी तकलीफ हुई उसके बाद नरम दिल हो गए थोड़े से। किसके बाद नरम दिल हो गए अब जब से उनकी तकलीफ नहीं, अब उनको बुलाया है उन्होंने सैटरडे को, गनी मजीद पेश होंगे, निमर मजीद भी आएंगे। तो उसमें देखें क्या, अब लाहौर में ये महफिल लगेगी तो जाहिर हम लाहौर में इसको अटेंड करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। एनीवे ये बस ये है, मैं कहूँगा कि इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, जो सही है उसके मुताबिक ज़रूर। नहीं, आज बड़ा सॉफ्टली उन्होंने कहा निमर मजीद को कि मैं आपको आपकी वालदा की कस्टडी में दे रहा हूँ, और उनकी जो मिसेज आई थी उनके बारे में बहुत अच्छे कलमात हों कि आप मेरी बेटियों के जैसी हैं, आप बहुत अच्छी बच्ची हैं, और बड़े अच्छे उन्होंने उनके बारे में कलमात कहे। और निमर से भी कहा कि आप भी कोऑपरेट करें अदालत के साथ, और से कहा आप सब कोऑपरेट करें। तो एनीवे आप देखें कि सैटरडे को दिलचस्प होगी सूरत हाल, वो देखेंगे, तो फिर हम मंडे को ज़ाहिर है उसको प्रोग्राम में अपने डिस्कस करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।